ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे थे कि गुरु माँ ग्रहण लगने वाले हैं, दो ग्रहण लगने वाले हैं और शनि वक्री हो रहा है, तो आपने अभी तक कोई वीडियो डाली नहीं। तो यह बात सत्य है कि मैंने अभी शनि वक्री की और चंद्र ग्रहण की वीडियो नहीं डाली। अब 23 मई को शनि वक्री हो रहा है अपनी ही राशि मकर में, और उस दिन हस्त नक्षत्र होगा और रविवार होगा। तो अब हस्त नक्षत्र होगा और रविवार होगा, तो आप ये देखिए कि सिद्धि योग है उस दिन। योग का भी बहुत फल होता है। जब शनि वक्री हो या कोई भी ग्रह वक्री हो या ग्रहण लगे, तो हमें उस वक्त योग भी देखना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि किस नक्षत्र में वो वक्री हो रहा है और उस दिन वार क्या पड़ रहा है। तो रविवार हस्त नक्षत्र 23 मई को शनि वक्री हो रहा है अपनी राशि में, और 141 डे के लिए 141 दिनों के लिए यह वक्री हो रहा है और 10 अक्टूबर को जाके यह मार्गी होगा। और जिस वक्त यह वक्री होगा उस वक्त इसकी डिग्री होगी 20, और जिस वक्त ये मार्गी होगा उस वक्त इसकी डिग्री होगी 12। तो वक्री होने से डिग्री कम होती है। अब यह तो सभी दर्शकों को भी मालूम है, यूट्यूब चैनल देख देख के, गूगल देख देख के, जो भी मेरे दर्शक हैं, कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसके क्या फल होते हैं और जब मार्गी होता है तो उसके क्या फल होते हैं। और जो सौम्य ग्रह वक्री होता है तो वह अधिक सौम्य हो जाता है, और जो क्रूर ग्रह वक्री होते हैं जैसे मंगल हो गया, शनि हो गया, तो सूर्य तो होता नहीं वक्री, तो मंगल और शनि जो जब वक्री होते हैं तो इनकी क्रूरता बढ़ जाती है। और वक्री होने का मतलब कि ये पीछे के घर को भी देखता है और अपने घर को भी देखता है। जिस घर को इसने छोड़ा होता है, धनु राशि, उसको भी देख रहा होता है और मकर को भी देख रहा होता है। यह दो राशियों का फल देगा, मकर का भी और धनु का भी। अब जब यह वक्री हो रहा है तो अगर हम मेष राशि को लेते हैं तो यह मेष राशि से इसकी 10वीं दृष्टि जो है मेष राशि पे पड़ेगी, और तीसरी दृष्टि इसकी पड़ेगी पराक्रम पे, और 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी पार्टनर पे, पत्नी पे। तो अब आप मेष राशि वालों को मैं बताती हूँ कि जैसे मेष राशि के 10वें स्थान में आएगा ये, तो 10वें स्थान से ये तीसरी दृष्टि मारेगा 12वें स्थान को, और 7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी सुख स्थान में, चौथे स्थान पर, और 10वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी सप्तम स्थान पे, पार्टनर का, पत्नी का। तो अब आप देखिए, मेरे को ऐसे लगता है और ऐसी संभावना लगती है मेष राशि वालों का या तो जॉब में ट्रांसफ़र होगा या उन्हें जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है, और अगर उनका जन्म का ग्रह अच्छी जगह पे शनि बैठा है तो उनको यह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होता है
तो जब वो अपनी क्रूरता पे आता है तो जिनको अच्छा फल देना होता है उनको ये बहुत अच्छा फल दे देता है। जिनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाएगी इन 141 दिनों में। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर उनको ज़मीन लेने की इच्छा है तो ज़मीन ले लेंगे। और जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी हो सकती है या सगाई हो सकती है, क्योंकि यह 10वीं दृष्टि पत्नी स्थान पे और पार्टनर पे डाल रहा है। और तीसरी दृष्टि इसके व्यय स्थान पे, तो इसका व्यय किस किस चीज़ों पे होगा? सुख साधनों पे, और जो पार्टनर या शादी का या बिजनेस में कोई पार्टनर होगा उसको कुछ बढ़ाने का यह कार्य कर सकते हैं। यह तो हुआ मेष राशि का। और अगर हम लेते हैं वृष राशि, तो वृष राशि में शनि की जो दृष्टि होगी, जो शनि होगा वो उनके बैठा होगा 9वें भाव में। उनके 9वें भाव में बैठा होगा। एक तो उनका पूजा पाठ, अपने से बड़े गुरुजनों से मेल मिलाप, इस तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी। और अगर हम कहते हैं कि उनकी पीछे वाले घर पे दृष्टि पड़ती है तो वो पड़ता है अष्टम स्थान। उसके अंदर हम इतनी संभावना लगती है कि उनको कोई रोग या कोई बीमारी या हॉस्पिटल ऐसा कुछ ना हो जाए। यह वृष राशि वालों के लिए है, क्योंकि आप देखिए उसकी अष्टम के स्थान पर भी दृष्टि होगी, क्योंकि वो पीछे वाले घर का भी फल देगा और नवम स्थान का भी वो फल देगा। तो वृष राशि वालों को थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए ऐसे है कि ऐसा नहीं कि सभी वृष राशि वालों के लिए होगा। उनके जन्म की जो शनि है वह किस राशि में है, किस स्थान पे है, और उसको कौन से ग्रह दृष्टि मार रहे हैं और किस नक्षत्र में है, ये जो हम आपको आज बता रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं गोचर का। अब इसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तीसरे स्थान में ये दृष्टि मारेगा सूर्य की राशि पे, पराक्रम वाली राशि, उसके ऊपर दृष्टि मारेगा। 7वीं बिजनेस पार्टनर पत्नी, इसके ऊपर दृष्टि मारेगा। और साथ में इसकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पे, क्योंकि वहां पे इनकी मकर राशि पड़ती है। अब मकर राशि पड़ने से अष्टम पे तो थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। और पराक्रम में जो भी कार्य कर रहे होंगे या जो कार्य करते होंगे, या अपने छोटे भाई से कुछ ऐसे संबंध बिगड़ने की भी संभावना है। देखिए मैं बहुत से लोगों को हमेशा YouTube पे बोलती हूँ कि आप अपनी पत्रिका में ये देखिए कि आपका जन्म का जो शनि है या किसी भी ग्रह की हम प्रेडिक्शन करते हैं, वो जन्म का कहाँ पे है, किस नक्षत्र में है। जन्म का जहां बैठा होता है तो अब गोचर का जहां आएगा उसके हिसाब से उसकी दृष्टि देगा, जन्म के ग्रह की भी दृष्टि देगा, और अब जब गोचर में जहां बैठेगा उसकी भी वो दृष्टि देगा। तो अगर मिथुन राशि वालों का जन्म का बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो मैं बोलूँगी कि उनको अच्छा फल मिलेगा। और अगर उनकी सेहत में कुछ उनको महसूस कमी होती है, वीकनेस होती है, या उन्हें कोई अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, तो उनको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए
कि भाई अगर हमारे को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर की सलाह जल्दी से जल्दी लें। इसके बाद आती है कर्क राशि। अब कर्क राशि के ये तीसरे स्थान में कन्या राशि वहाँ पड़ती है। उसके बाद 7वीं राशि मकर, वो वहीं पे ही बैठा हुआ है। और 10वीं दृष्टि जो उसकी होगी मकर राशि वालों के लिए, यह अच्छा फल देगा मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर से आप तीसरी दृष्टि लगा लिए। पहले उनके भाग्य पे पड़ेगी, फिर उनके लगन पे पड़ेगी, फिर उनके पराक्रम पे पड़ेगी। तो जितना भी ये फल देंगे वह उनको अच्छा फल देंगे। कर्क राशि को अगर उनका कहीं रुका हुआ धन होगा वो उन्हें मिलेगा। अगर उनका कोई कार्य बन नहीं रहा होगा वह इन दिनों में कार्य बनेंगे उनके। तो इस प्रकार यह कर्क राशि वालों के लिए अच्छा फल देने वाला है। और इसके बाद आ जाती है सिंह राशि। सिंह राशि के ये 6ठे स्थान में बैठेगा। 6ठे स्थान से इसकी अष्टम स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, 12वें स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, और पराक्रम के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ेगी 10वीं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह अच्छा फल देगा। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले तो उनका सप्तम में जो है वो बैठा हुआ है गुरु। जब उनके सप्तम में गुरु बैठा हुआ है तो आप ये देखिए कि गुरु का भी उनको लाभ मिलेगा और शनि का भी उनको लाभ मिलेगा। इसके बाद आती है कन्या राशि। अगर हम कन्या राशि को लेते हैं तो उनके 5वें स्थान में पड़ेगी मकर राशि, और उनके 5वें स्थान में शनि बैठेगा। तीसरी दृष्टि उनके अपने 7वें स्थान में पड़ेगी, पार्टनर पे, बिजनेस पे, और 7वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी एकादश में, और 10वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी धन स्थान और कुटुंब के ऊपर। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा संतान की तरफ से चिंतित, थोड़ा सा कार्य में रुकावट, और धन का लाभ ये कराएंगे अगर इनका जन्म का शनि अच्छा बैठा हुआ है तो, क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि धन स्थान, कुटुंब पे, वाणी पे पड़ रही है। तो वाणी पे आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, थोड़ा सोच समझ कर बोलें, किसी से झगड़े की संभावना आपकी ना बने। इसके बाद आती है आपकी तुला राशि। तो इसके 4थे स्थान में मकर राशि पड़ती है, और 4थे स्थान पे शनि का होना शनि की ढैया बोली जाती है। थोड़े से रोग की संभावना हो सकती है। 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। और 10वीं दृष्टि उनकी लगन पे पड़ेगी, उच्च की पड़ेगी, जहाँ पे वक्री होके वो नीच का होगा। तो इस प्रकार से मुझे तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय चिंतित लगता है, ऐसी संभावना है। और अगर उनका जन्म का समय शनि अच्छे स्थान में बैठा है तो उनको यह बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि तुला राशि का शनि मित्र भी है, शुक्र का
मित्र भी है। इसके बाद आ जाती है आपकी वृश्चिक राशि। उसके ये तीसरे स्थान पराक्रम में बैठेगा और पराक्रम से यह पहले बुद्धि को और संतान को देखेगा, जिससे कि संतान और बुद्धि में थोड़ा चिंतित होगा। उसके बाद यह देखेगा कर्म स्थान को, भाग्य स्थान को। तो जब शनि भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर देता है। और 10वीं दृष्टि जो इसकी पड़ेगी वो जाके पड़ेगी 12वें स्थान पे। 12वां स्थान विदेश का भी है, व्यय का भी है, हॉस्पिटल का भी है, बीमारी का भी है। तो जब हम ये प्रेडिक्शन करते हैं तो हम तो जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो सब कुंडलियों का लोकन मेष राशि से लेके मीन राशि को अवलोकन करके हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता कि आपका जन्म का ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और अब गोचर में वो आपको क्या फल देगा, यह हम आपको बताते हैं राशि के हिसाब से। अब इसके बाद आ जाती है धनु राशि। अब धनु राशि जब आती है तो धनु राशि से यह उसके दूसरे स्थान में बैठेगा और धनु राशि की 60-70 उतरती हुई भी है। तो जब ये वहां पे और उससे तीसरे स्थान में उनके गुरु बैठा हुआ है, तो जो शनि है वो सबसे पहले माँ के स्वास्थ्य को देखेगा। उसमें थोड़ी सी माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी हानि या थोड़ी सी उनके माँ की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे बीपी हो जाना, अटैक आ जाना, किसी भी प्रकार से जो चौथे घर के सुख होते हैं उनकी कमी धनु राशि वालों को हो सकती है। फिर उसकी अष्टम पे दृष्टि पड़ती है। अष्टम में दृष्टि पड़ने का मतलब कि हेल्थ में कोई, टांगों में कोई उनको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे टांगों में दर्द होना, तबीयत का थोड़ा सा ढीला या खराब होना। यह उनकी 7वीं दृष्टि जब अष्टम पे पड़ेगी और वहां पे कर्क राशि होगी और थोड़ा सा लूज मोशन या वॉमिटिंग का होना, ऐसी भी संभावनाएं धनु राशि वालों के लिए बनती है। और फिर उसकी 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ती है। 7, 8, 9, 10 एकादश में फिर उनकी जो दृष्टि पड़ती है वो एकादश में पड़ती है। तो धन का व्यय भी हो सकता है और धन का लाभ भी हो सकता है। यह उनके जन्म के शनि से देखा जाता है। तो इसके बाद आ जाएगी आपकी मकर राशि। मकर राशि के खुद के लगन के अंदर शनि वक्री हो रहा है और अपने घर में वक्री हो रहा है। तो मकर राशि को मुझे लगता है कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। छोटे बहन भाइयों से उनके संबंध अच्छे बनेंगे। बिजनेस में, कारोबार में, वैसे तो कहते हैं लोग कि अभी जो समय चल रहा है लॉकडाउन का चल रहा है, तो इसमें तो हम कार्य की किसी की भी प्रगति नहीं बोल सकते क्योंकि सारे लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। लेकिन कईयों के कार्य अभी भी चल रहे हैं। अगर हम कहें जैसे केमिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल फ्रूट बेचने वाले हैं,
इनके तो कार्य चल रहे हैं। तो अगर कोई मकर राशि इनमें से किसी की होती है तो आप ये देखिए, इनको तो किसी कार्य में रुकावट नहीं आ रही, इनका तो कार्य चल ही रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन है या नौकरी वाले हैं तो उनके ऊपर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें स्थान में शनि गोचर करेगा। तो कुंभ राशि के लिए एक तो धन का लाभ हो सकता है। छठे घर में जब वो दृष्टि मारेगा तो रोग शत्रुओं की हानि हो सकती है। उनके जो रोग होंगे उनसे उनको लाभ मिलेगा, उनके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। और जो शत्रु या किसी से उनकी शत्रुता है या किसी से उनका मन मुटाव है तो इस वक्त में उनको मिलाप की भी उनकी संभावना बनती है। फिर 9वें स्थान पे जब शनि दृष्टि मारेगा तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर देता है। जो कार्य उनका प्रगति में चल रहा होता है वो कार्य थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके बाद आएगी आपकी मीन राशि। अगर हम मीन राशि में लेते हैं तो उनके एकादश में शनि बैठेगा। तो एकादश में बैठने से शनि के एकादश का भी और कर्म स्थान दोनों का वो जब फल देगा तो पहले तो थोड़ी सी चिंता बढ़ाएगा, लगन को देखेगा तो थोड़ी चिंता बढ़ाएगा। और चिंता बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है? संतान, कारोबार और हेल्थ। यह मीन राशि वालों के लिए है। सबसे पहले तो वो उनके देखेगा लगन को, जिससे लगन को देखने से थोड़ी मेहनत कराता है, थोड़ी चिंता बढ़ाता है। और फिर 7वीं दृष्टि उसकी संतान पक्ष पे पड़ेगी। जब वो संतान पक्ष को देखता है तो संतान की तरफ से भी थोड़ी चिंता हो जाती है। जैसे आज का स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन में कई बार बच्चे पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते, तो यह भी माँ बाप की एक चिंता का विषय बन जाता है। और फिर 10वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी अष्टम स्थान पे। तो इनको भी लातों की प्रॉब्लम, लातों में दर्द, लात में चोट लगने का डर, ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं। यह तो है 12 राशियों के फल। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ग्रहण का। ग्रहण का जो ग्रहण लग रहा है वह लग रहा है 26 मई को, और चंद्र ग्रहण लग रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण दिखेगा नहीं, भारत में दिखेगा नहीं। देखिए, भारत में दिखे या ना दिखे, ग्रहों की स्थिति से तो चंद्र ग्रहण लगेगा और उस दिन चंद्र ग्रहण है। इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। किसी माँ बाप का बच्चा विदेश में रहता है और उसके वहाँ पे वंश वृद्धि होती है, संतान होती है। और अगर उसके संतान को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जो उनकी संतान हुई है उसको कोई दिक्कत होती है या उसको कोई परेशानी होती है, तो आप क्या सोचते हो कि जो इंडिया में उनके माँ बाप बैठे हैं उनको उसकी तकलीफ नहीं होती? होती है, अवश्य होती है। उसी प्रकार ग्रहण भारत में दिखे या ना दिखे, इसका असर जरूर होता है। और मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं उनको यह बताना चाहूंगी, ग्रहण वाले दिन आप कोई भी, अगर आपका भोजन दूध बना पड़ा है, सब्जी बनी पड़ी है, या आटे का ड्रम है, चीनी है, दालें हैं, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर या तो आप कुशा डाल दीजिए, दुर्वा जिसको बोलते हैं,
या आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, तो उन चीजों को ग्रहण का असर नहीं होता। हम उसको ग्रहण के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो भी स्त्री गर्भवती है उसे ग्रहण के समय में कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, और जितना भी हो सके रामायण, गीता, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र, ओम दुम दुर्गाय का मंत्र, या जो भी आपके इष्ट है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, आप उसका पाठ करें तो ग्रहण का आपके ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव या आपके होने वाले बच्चे पे कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप यह काम करते हैं। और अगर आप नहीं भी करते तो मैं तो ये कहती हूँ शांति से ध्यानस्थ होके और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, और ध्यान मुद्रा में बैठने से भी आपका जो ध्यान है वो प्रभु की तरफ आकर्षित होता है, और उस समय भी आपको कोई ऐसी ना मन में ऐसे विचार आते हैं और ना ही हम अपनी कोई ऐसी सोच रखते हैं जिससे कि हमारे को ग्रहण का असर हो। दूसरी बात, गर्भवती स्त्री को ना कपड़ा काटना चाहिए, ना सब्जी काटनी चाहिए, ना फटा हुआ कपड़ा सिलना चाहिए सुई धागे में, जैसे कोई भी काम उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो असर है उसके गर्भ वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे हम किसी का देखते हैं कि किसी के चेहरे पे मोटा सा निशान पड़ गया, किसी के पीठ पे निशान पड़ गया, या किसी के कोई भी अंग पे कैसा भी जैसा व्यक्ति कार्य करता है उसके शरीर पे, यह हम नहीं कहते, ये हमारे पूर्वज और ग्रंथ और हमारे जो गुरुजन है वो बताते हैं। और इस समय में आप जितना भी हो सके जो आपने अपने गुरु से मंत्र लिया हुआ है उसको आप बैठ के सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण के समय में मंत्र की सिद्धि 100 गुना होती है, और आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करके आप उतना समय अपने मंत्र और जाप में लगाएं तो आपको ग्रहण का अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। और जो ग्रहण का समय है, जो सूतक लगेगी ग्रहण की, वो लगेगी 3:15 पे, दिन के 3:15 पे सूतक लग जाएगी। और ग्रहण का जो प्रभाव शुरू होगा वो 4:40 पे ग्रहण का प्रभाव शुरू होगा, चंद्र ग्रहण का। तो सूतक में हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और जिस वक्त ग्रहण लगे उस वक्त में 4:40 पे आप अपने इष्ट की आराधना करने के लिए बैठ जाए। ग्रहण बहुत लंबा नहीं है, ग्रहण 2.25 घंटे का ही है। फिर 6:23 पे ग्रहण जो है वह खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखिए 4:40 से लेके 6:23 तक ग्रहण का समय है, और इस ग्रहण के समय में अगर आपने 11 माला 21 माला जाप कर लिया तो उसका 100 गुना असर उसको आपको देखने को मिलेगा, और घर का वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। जब हम ग्रहण में बैठते हैं और हम मंत्र जाप करते हैं, शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो बहुत घर का जो वातावरण है वो इतना शुद्ध हो जाता है, नेगेटिविटी जो है जो वो बाहर निकल जाती है। जो हमारे विचार हमारे मनों में उल्टे सीधे किसी के लिए भी कोई हमारे विचार आ रहे होते हैं, वो विचार चलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु की आराधना में लग जाते हैं। और अगर आपको कोई भी मंत्र आपने गुरु से नहीं लिया हुआ तो आप गायत्री मंत्र कीजिए। गायत्री मंत्र करने से
या ओम नमः शिवाय के पाठ करने से, मतलब गुरु का तो कोई भी मंत्र दिया हुआ हो, मैं बोलूंगी गुरु का हर मंत्र दिया हुआ बहुत लाभकारक होता है और यह ग्रहण के समय में आपको बहुत अच्छे फल देता है। तो मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूं कि मई और जून में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लग रहे हैं, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है वह 10 जून को लग रहा है, और जब ग्रहण जल्दी जल्दी लगते हैं तो उसका कोई तो नेगेटिव इफेक्ट हमारे देश पे पड़ता है। तो यह 15 दिन के अंतराल में हमारे 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो आज मैंने आपको शनि वक्री के ऊपर और चंद्र ग्रहण के ऊपर बताया है। अगला मैं आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, और सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक होगा, और यह हमारे देश के लिए कैसा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह आज ही बताती हूं कि 15 दिन में 2 ग्रहणों का होना यह कोई अच्छा और लाभकारक संदेश नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को सावधानी में रखें, हम अपने घर वालों के साथ या अपने घर से बाहर निकलने की कम से कम कोशिश करें, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि हमारे साथ कोई दुर्घटना या हमारे घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है। क्योंकि जितना हम घर से बाहर कम जाएंगे उतनी ही हमारे घर में नेगेटिविटी कम आएगी। और ग्रहण में तो हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, सारे संत भी कहते हैं, और ये ग्रहण अब से नहीं लगता आ रहा, यह ग्रहण सालों साल पहले से लगता आ रहा है, और लोग इसी प्रथा से चलते आ रहे हैं। जो मैंने आपको आज प्रथा बताई है कि उसमें आप दुर्वा घास डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें और बैठ के पाठ करें, जाप करें, और जिस वक़्त ग्रहण शुरू होने लगे, जो आप नहा धो के आप पूजा पाठ में बैठे, और जब ग्रहण खत्म हो तो उन कपड़ों को उतार के दोबारा आप स्नान कीजिए और स्नान करके शुद्ध हो जाइए। यह तो ग्रहण की विधि है। और बाकी कोई अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 और 9999338366। और सूर्य ग्रहण की जो मेरी वीडियो होगी वो अगली होगी, और उसमें आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाएगा कि सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक है। विधि तो उसमें पाठ करने की वही है। और बाकी जो कोई मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहता है या कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो वह मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मेरे से बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है और अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकता है। बाकी आपका परिवार सदा खुश रहे और आपके घर में कोई संकट ना आए, मेरी भोले से यही प्रार्थना है। आपके सभी इष्ट देवताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। नमस्कार।